7,65,350 करोड़ ये नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी नंबर 1 पोजीशन इज मुकेश अंबानी। ये नंबर कई देशों की जीडीपी के बराबर है। इनकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 65 साल पहले रिलायंस मिर्च मसाले बेचा करती थी और आज रिलायंस का बिजनेस ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल सर्विस, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया बिजनेस में फैला हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दिसंबर 1957 जब धीरूभाई यमन से वापस आते हैं तब उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे। तब वो अपने परिवार को लेकर मुंबई चले जाते हैं। 1958 में मस्जिद मुंदर मुंबई में वो अपनी मिर्च मसालों की छोटी सी दुकान खोलते हैं। ये था रिलायंस कॉर्पोरेशन का पहला ऑफिस जहां वो मिर्च मसालों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ सालों में ये बिजनेस उनका अच्छा चलने लगता है। 1961 में पॉलिएस्टर की ट्रेडिंग मार्केट में अच्छी चल रही थी तो धीरूभाई ने पॉलिएस्टर की ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। शुरुआत में तो उन्होंने काफी कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब वो कई डिफरेंट तरीके के धागों में ट्रेडिंग करने लगे थे। उस वक्त धीरूभाई अंबानी का यार्न ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नाम हो चुका था और इसी वजह से 1964 में उनको मुंबई यार्न मर्चेंट एसोसिएशन एंड एक्सचेंज लिमिटेड का डायरेक्टर बना दिया जाता है। वो वहाँ पे भी रुके नहीं, उन्होंने डायरेक्टर बन के काफी सारे चेंजेस किए। जैसे कि उस वक्त इस ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी और रेगुलेशन के नए रूल्स लाए। थोड़े टाइम के बाद धीरूभाई को ये समझ में आता है कि ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में है और इसी वजह से 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद नरोडा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल सेटअप करते हैं। अब चीजें कुछ ऐसी थी कि वो पॉलिएस्टर की ट्रेडिंग करते थे और अब वो पॉलिएस्टर बना भी रहे हैं और रिलायंस के इसी कदम से इंडिया का सबसे फेमस ब्रांड विमल का जन्म होता है। विमल के कपड़े के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी धीरूभाई ने कुछ हटके किया। उन्होंने क्या किया कि वो सीधे रिटेलर्स के पास गए और उनसे कहा आप हमारा माल रख लो लेकिन पैसे तब देना जब ये माल बिक जाए। अब ये सुनकर रिटेलर्स बहुत खुश हो गए कि माल भी रखने को मिल रहा है और पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि कस्टमर को विमल के कपड़े खरीदने के लिए इंकरेज कैसे करे। तब धीरूभाई ने अपना जो एडवर्टाइजिंग बजट था वो बहुत बढ़ा दिया और हर जगह विमल के एड रन करवाए। इससे हुआ ये कि विमल इंडिया का आइकॉनिक ब्रांड बन के उभरा और इससे विमल के कपड़े बहुत ज्यादा बिकने लगे थे। इससे रिटेलर्स की लाइन लग गई विमल के कपड़े परचेस करने के लिए। विमल की ग्रैंड सक्सेस के बाद धीरूभाई ने मुंबई के ओपेरा हाउस के पास रॉक्सी थिएटर के पास विमल का पहला शोरूम ओपन किया। जब 1975 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम रिलायंस की टेक्सटाइल मिल को देखने आए थे तब वो मिल देख के इतना इम्प्रेस हो गए उन्होंने उस मिल को इंडिया फाइनेस्ट मिल का टैग दे दिया। 1976 का टाइम आते आते धीरूभाई अंबानी को इंडिया का टेक्सटाइल किंग बोला जाने लगा था और इसी के बाद 1977 को आता है रिलायंस का पहला आईपीओ जो कि लॉन्च होते ही 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। धीरूभाई ने ये भी देखा कि जितना भी पॉलिएस्टर बन रहा है उसका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी इसके लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसीलिए 1980s में धीरूभाई ने पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट पाताल गंगा में सेटअप करने का सोचा और इस प्लांट को चलाने के लिए उन्होंने किसे चुना? अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को। और यही पहला मोमेंट था जब मुकेश अंबानी अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। 2 साल बाद ये प्लांट बनकर रेडी हो जाता है और अब रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स भी बना रहा था और उस पेट्रोकेमिकल से यार्न फिलामेंट और यार्न फिलामेंट से टेक्सटाइल भी बना रहा था। उस टाइम पे रिलायंस बहुत प्रॉफिटेबल हो चुका था, लेकिन धीरूभाई का एक सपना भी था कि वो एक दिन इंडिया में ऑयल रिफाइनरी सेटअप करेंगे। उसके पहले वो गुजरात के हजीरा के अंदर पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करते हैं। 1999 में वो जामनगर में बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप करते हैं। ठीक उसके 2 साल बाद जामनगर में दूसरी रिफाइनरी भी सेटअप करते हैं और ये दोनों रिफाइनरीज को मिलकर बनता है जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है। आज रिलायंस के पास हजीरा जैसे 10 और भी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं। जामनगर रिफाइनरी से आने वाले आउटपुट को रॉ मटेरियल के जैसे यूज किया जाता है पॉलीमर्स, एलास्टोमर्स और एरोमेटिक्स जैसी चीजें बनाने के लिए। इस रिपोर्ट को देखिए, रिलायंस की ज्यादातर रेवेन्यू O2C यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है जो कि पूरे रेवेन्यू का 41.5% है। सिर्फ ऑयल टू केमिकल बिजनेस से रिलायंस ने पिछले साल 5,94,650 करोड़ रुपए कमाए थे। रिलायंस का दूसरा सेगमेंट है डिजिटल सर्विस। अब इसकी तैयारी 1995 में हो चुकी थी लेकिन इसे 2002 में लॉन्च किया जाता है। लेकिन 2002 में कुछ ऐसा होता है जिससे रिलायंस को सबसे बड़ा झटका लगता है। उस साल धीरूभाई की डेथ हो जाती है। अब धीरूभाई के इतने बड़े एम्पायर को चलाएगा कौन? और इसी चीज की वजह से दोनों भाइयों में आपसी मनमुटाव बढ़ने लगता है। इसके सॉल्यूशन के लिए धीरूभाई की वाइफ कोकिला बेन 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दोनों भाइयों के बीच बांट देती है और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस मिलती है अनिल अंबानी को। लेकिन आज रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। Now businessman Anil Ambani's Reliance Communications has decided to file for bankruptcy. मुकेश अंबानी को भी डिजिटल सर्विस के सेगमेंट में उतरना था और इसीलिए 2007 में मुकेश अंबानी ने इंफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के सारे स्टेक खरीद लेते हैं और 5 दिसंबर 2016 को लॉन्च करते हैं जियो को। Let me now welcome our newest and youngest member in our family, Jio.
और आज इसका टोटल रेवेन्यू है 1,19,791 करोड़ रुपए। रिलायंस का तीसरा सेगमेंट है रिटेल सेगमेंट, जिसमें रिलायंस रिटेल करके इंडिया में 18,000 जितने स्टोर्स हैं और इसमें रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस सेंट्रो, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स और भी कई सारी कंपनीज आती है। इसके अंडर इन सभी से रिलायंस ने पिछले साल 2,30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इन सभी सेगमेंट में से रिलायंस को मीडिया बिजनेस से सबसे कम प्रॉफिट होता है, जो कि है 6,223 करोड़ रुपए। इस मीडिया बिजनेस में मनी कंट्रोल, CNBC और वूट जैसी कंपनी शामिल है। रिलायंस आज भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि रिलायंस का क्रोनी कैपिटलिज्म भी शामिल है। क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कई बिजनेस लीडर्स का गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन होना। इससे होता यह है कि अपने बिजनेस के एडवांटेज के लिए लॉस एंड रेगुलेशंस चेंज कर पाते हैं। द इकोनॉमिस्ट की 2023 क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स के अकॉर्डिंग 65% क्रोनी कैपिटलिस्ट सिर्फ 4 देशों से आते हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है। रिलायंस की कई बातें अच्छी भी है और बुरी भी। तो ये थी रिलायंस की कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाओ।